जितने भी 10th के स्टूडेंट हैं सभी जो है इस लाइव में जुड़ेंगे और आज के इस लाइव क्लास में हम लोग सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन जो है वो करने वाले हैं। तो चलिए हम सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो करते हैं, जो इम्पॉर्टेंट है और बार बार आपके एग्जामिनेशन में पूछेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न जो आवर्धन होता है 1+ होता है, इसका अर्थ क्या है? तो समतल दर्पण जो 1+ आवर्धन होता है, इसका अर्थ होता है कि इसका जो आकार है, मतलब प्रतिबिंब का जो आकार है, प्रतिबिंब का आकार और वस्तु का आकार, ये दोनों चीज़ें जो है वह क्या है, बराबर है। इसका मतलब ये है। और हम जानते हैं कि आवर्धन बराबर, आवर्धन को m से हम लिखते हैं, m बराबर क्या होता है, v/u होता है। देखो नीचे PDF दिया हुआ है, तो तुम लोग ने उतार लेना बाद में आराम से, टेंशन मत लेना, मैं अभी दिखा दूंगा, ठीक है। लेकिन पहले मैं बता रहा हूँ। और यहाँ पे प्लस जो है वो इस चीज़ को शो कर रहा है कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेंगे वो वस्तु के सापेक्ष बनेंगे। तो सुन करके भी लिख सकते हो, आगे मैं PDF दिया हुआ है वो दिखा भी देंगे एक एक क्वेश्चनों का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल लेंस में फोकस दूरी और दुगुनी फोकस दूरी के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनेगा? तो क्वेश्चन क्या है वो गौर से देखिए। है कि एक उत्तल लेंस है, देखो पहले उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस में ये प्रधान अक्ष हो गया। अब इसमें है 2f, ये 2f होगा और ये f हो गया। तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे मैंने वस्तु को रख दिया, तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा? तो वस्तु यहाँ से चलेगी, उसके बाद अपवर्तन होगा, तो अपवर्तन होगा, तो भाई ये यहाँ भी f होगा, ठीक है, और यहाँ पर भी 2f होगा, क्लियर। और एक जो वस्तु चलती है, एक जो प्रकाश की किरण चलेगी, वह आपको ऐसे ही बनाओगे, ठीक है, यहाँ से होकर के गुजरेगी। तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे कटेगा, तो ये आपको प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा, मतलब 2f के बाद बनेगा। तो क्वेश्चन आपसे जो पूछा कि उत्तल लेंस में फोकस दूरी, और फोकस दूरी ये हुआ, और इसके जो 2f मतलब दुगुनी फोकस दूरी के बीच में रखी जो वस्तु होगा उसका प्रतिबिंब कैसा बना? तो प्रतिबिंब कैसा बना भाई? प्रतिबिंब बना वस्तु के उल्टा, ये लिखोगे वस्तु के उल्टा बना, और साथ ही साथ जो ये बना वो वास्तविक बना। कैसा बना? वास्तविक बना। तो ये दोनों चीज़ हम लोग लिख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। PDF नीचे लिखा हुआ है, लिख भी सकते हो, और या नहीं तो सुन करके भी लिख सकते हो चीज़ें। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन है कि एमीटर एवं वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ के साथ क्रमशः श्रेणी क्रम एवं समांतर क्रम में क्यों जोड़ा जाता है? तो एमीटर धारा मापने वाला है, ध्यान रखना। एमीटर जो है, एमीटर जो होती है वह आपको धारा मापी जाती है इससे, ठीक है। इससे विद्युत परिपथ के श्रेणी क्रम में, इसको किस में, एमीटर को श्रेणी क्रम में किस में जोड़ेंगे, लिख लेना, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। और ताकि कुल जो धारा होगी, मतलब किसी यहाँ पे जोड़ा जाएगा, ठीक है, तो इसमें धारा जोड़ा जाता है। तो अगर जोड़ देने से ये होगा कि जितनी भी, अगर इस तार में जितना भी कुल धारा उससे होकर के जो प्रवाहित हो, ठीक है, जिससे क्या हो, कुल धारा इसे होकर के प्रवाहित हो, और इसका प्रतिरोध बहुत कम होने के कारण प्रवाहित धारा परिणाम में नहीं बदलता है। तो ये आपका इसका आप लोग आंसर लिख लेंगे। उसके बाद वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर को हम लोग जो है वो समांतर क्रम में क्यों जोड़ते हैं? तो इसलिए जोड़ते हैं कि समांतर क्रम क्या होता है, जब दो वायरों को ऐसे जोड़ा जाता है, ठीक है, ये हो गया तुमको समांतर क्रम, ओके, ऐसे, ये हो गया आपका समांतर क्रम, ये हो गया आपका समांतर क्रम। और श्रेणी क्रम क्या होता है, देखो एक वायर, दूसरा, तीसरा, इस तरह के जो वायर होंगे तो जुड़े होंगे, तो उसको हम कहेंगे श्रेणी क्रम। क्यों? क्योंकि इसका एक तार का यहाँ पे पॉजिटिव और इस तार का निगेटिव, फिर यहाँ पे एक तार का पॉजिटिव और दूसरे का निगेटिव, इस तरह से जुड़े होते हैं और प्रतिरोध धारा जो है वो बहती रहती है। तो वोल्ट मीटर विद्युत धारा में समांतर क्रम में जोड़ी जाती है, जिससे दो बिंदुओं के बीच, ये दो बिंदुओं के बीच, ठीक है, विभवांतर मापने की युक्ति है। ये क्या है? विभवांतर, इससे मापी जाती है। अतः इन दोनों बिंदुओं के समांतर क्रम में जोड़ी जाती है, और प्रतिरोध बहुत अधिक होने के कारण यह आपको नगण्य धारा देती है। तो ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने देखा दो, मतलब वोल्ट मीटर किसको मापने के लिए यूज करते हैं, और एमीटर धारा मापने के लिए, वोल्ट मीटर विभवांतर मापने के लिए, विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अभी मैं नीचे दिखा भी दूंगा।
चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने, पहले समझ लो उसके बाद नोट कर ले। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के 3 तरीकों के सूची बनाइए। तो विद्युत भाई, अगर चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति की तरीके अगर हम बात करेंगे तो पहला तरीका इसका है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के, पहला एक धारावाही तार, एक क्या लेंगे, धारावाही तार लेंगे, ठीक है। धारावाही तार में दृष्ट धारा भेजने से, क्या चीज़, दृष्ट धारा भेजने पर इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होंगे। एक आपका धारावाही तार लेने पर जब इसमें से दृष्ट धारा भेजी जाती है, डायरेक्ट करंट अगर भेजी जाती है, तो इसके इर्द गिर्द जो है, इस तार के इर्द गिर्द क्या होंगे, चुंबकीय क्षेत्र क्रिएट होंगे, ठीक है। तो ये तो एक नियम हो गया। दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के दूसरे क्या होंगे, तो एक धारावाही को अगर परिनालिका, तो परिनालिका ऐसे होता है, ठीक है, इससे होकर के दृष्ट धारा भेजने पर इसके अंदर, इस परिनालिका के अंदर जो है वह चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होंगे। एक चुंबकीय क्षेत्र के अगर आसपास, चुंबकीय क्षेत्र के आसपास अगर चुंबकीय क्षण है, तो चुंबकीय क्षेत्र क्षण है, तो इसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र होंगे, ठीक है। तो इस तरह से 3 जो है वो आपके 3 तरीकों से कर सकते हैं। अभी आप लोग नोट भी कर लीजिएगा, ठीक है, सारी चीज़ें मैं दे दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको बी, इसमें है किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थिर जो विद्युत धारावाही तार पर आरोपित बल कब अधिकतम होगा। तो जब धारावाही तार पर चुंबकीय क्षेत्र लंबवत हो, जब क्या होगा कि धारावाही तार पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगी वो क्या होगी, लंबवत होगी। तो इस कंडीशन में क्या होगी, तो विद्युत धारा पर आरोपित बल अधिकतम होगी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे। क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार आपके एग्जामिनेशन में कि एक विद्युत बल्ब के फिलामेंट का प्रतिरोध आपका R इक्वल टू है 1200 ओम है। यह बल्ब V बराबर जो है वो 220 वोल्ट है। तो विद्युत स्रोत से कितनी धारा, तो हमें याद होना चाहिए ओम के लॉ से जो V बराबर क्या होता है, IR होता है, ठीक है। तो I का जो वैल्यू है, हम इसे रंग को थोड़ा बढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। I का जो वैल्यू है हमको निकालना है, तो V बाई कितना होगा भाई, V का वैल्यू कितना हो गया आपको 220, कितना हो गया 220 बट्टा, और V हो गया, और R का वैल्यू हो गया आपको 1200, ठीक है। यानी 220 बट्टा कितना आपको 1200 लिखना है। तो 20 कैंसिल, I का वैल्यू हो जाएगा इतना, और आपको यहाँ पे 11 और यहाँ पे आपको हो गया 60, फिर 11 बट्टा 60 जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका एम्पियर, ये आपका धारा हो जाएगा, या दशमलव में निकाल लेना। सौर ऊर्जा की विशेषता को आपको लिखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहला क्या लिखेंगे आप सौर ऊर्जा से रिलेटेड, यह नवीकरणीय का मतलब हो गया पुनः इसे बनाया जा सकता है। दूसरा है यह मूल्य रहित है, यह क्या है, मूल्य रहित है, सूर्य से बनता है, ठीक है, सूर्य। उसके बाद तीसरा है सौर ऊर्जा का उपयोग प्रदूषण, इससे प्रदूषण नहीं होगा, प्रदूषण नहीं होगा, लिख भी लो, नहीं होगा, ठीक है। और लास्ट है यह सभी जगह उपलब्ध है, ठीक है, नोट कर लेना। अब आ जाओ थोड़ा हम दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन में चलते हैं। ये क्वेश्चन ना के बराबर पूछेगा, ठीक है। हम थोड़ा क्वेश्चन जो करेंगे वो कर लेते हैं। ये आपका C नंबर क्वेश्चन, इसमें देखिए ये क्वेश्चन ज़्यादातर आने की उम्मीद है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता क्या होगी। तो P बराबर भाई कितना होगा, उत्तल लेंस की बात करें 1/f, तो f तो यहाँ पे प्लस में होगा, तो इसलिए यहाँ पे 1/50, ठीक है। अब सीधे हमको सेंटीमीटर में दिया है, सॉरी, तो सेंटीमीटर को हमें मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग करना पड़ेगा। तो 100 कहाँ जाएगा, ऊपर, 100 आपका ऊपर जाएगा, सॉरी रुक जाओ, f बराबर 50 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। तो इसको मीटर में बदलोगे, 100 से क्या करोगे, भाग दोगे, तो 50 और 50 दूना 1/2 हुआ। तो हमको P बराबर क्या होता है, 1/f होता है।
तो 1/f, तो यहाँ पे 1/2, तो 2 ऊपर चले जाएगा, तो +2 हो गया। क्या हो गया? +2 डायोप्टर। क्षमता को हम डायोप्टर से लिखते हैं। ओके, तो इस तरह से हम लोगों ने देखा ये क्वेश्चन भी। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे। चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा। विभवांतर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो विभवांतर मापने के लिए जो यूज किया जाता है वो किया जाता है आपको वोल्ट मीटर। कौन सा? वोल्ट मीटर। इसको हम V से लिखते हैं, ध्यान रखिएगा। विद्युत धारा के दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को वोल्ट मीटर मापता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में है आपका, इसमें कि विभवांतर से आप क्या समझते हैं? तो विभवांतर क्या हो गया? किसी आवेश के प्रवाह में इकाई धन आवेश में, ध्यान देना, किसी आवेश के प्रवाह क्षेत्र में इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है, किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है, उसके बीच जो उन दोनों बिंदुओं के बीच क्या होती है, जितना कार्य होगा, ठीक है, इकाई स्थान से, कितना से? इकाई से जो दो बिंदुओं के बीच में जितना कार्य लाने में, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जितना कार्य किया जाएगा, इसके बीच के कार्य को हम क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। मतलब अगर मान लो ये हो गया, तो +A को VA और यहाँ पर VB, तो W इक्वल टू V, विभवांतर बराबर VB बराबर क्या होगा? VA माइनस VB, ठीक है। तो W/Q होता है V बराबर, तो WAB/Q, क्लियर। तो और इसका ऐसा मात्रक आपका क्या हो जाएगा? विभवांतर का वोल्ट मीटर होगा। विभवांतर से आप क्या समझते हैं? ये समझ गए। चलिए, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट का मतलब क्या है? इसका तात्पर्य क्या है? 1 कूलाम आवेश, ध्यान दीजिएगा, 1 कूलाम, यानी क्योंकि V बराबर हमें पता होनी चाहिए, V बराबर क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए। तो W/Q, यानी 1 कूलाम, यहाँ पे जूल हो गया, यहाँ पे जूल और यहाँ पे कितना? कूलाम। 1 कूलाम यानी 1 कूलाम, ध्यान देना, 1 कूलाम धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 1 जूल कार्य करना पड़ता है। 1 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 1 जूल कार्य करना पड़ता है। इन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर होता है 1 वोल्ट, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे और चलेंगे आप केमिस्ट्री की ओर। उत्प्रेरक से आप क्या समझते हैं? उत्प्रेरक वह पदार्थ है, ध्यान से सुन लेना, नहीं तो नोट्स भी है नीचे, टेंशन मत लेना, देख लेना, नोट कर लेना। उत्प्रेरक, पहले सुन लो, उत्प्रेरक से आप क्या समझते हैं उसको समझाइए। उत्प्रेरक जो है वो ऐसा पदार्थ होता है जो किसी भी अभिक्रिया की गति को बढ़ा सकता है। उत्प्रेरक क्या करता है? किसी भी अभिक्रिया को वो बढ़ा या घटा सकता है। तो ये किसका काम है? उत्प्रेरक का। जैसे मान लो कि दो व्यक्ति जो है वो लड़ रहे हैं आपस में, और कोई तीसरे व्यक्ति आकर के एंट्री होता है और कुछ ऐसी बातें कर दिया कि दोनों को लड़वा दिया, या फिर हो सकता है कि दोनों को शांत कर दे। तो इसी तरह जो है उत्प्रेरक का काम है रसायन शास्त्र में। तो किसी भी अभिक्रिया के गति को, उसके स्पीड को बढ़ा दे या तो फिर उसको घटा दे, तो यह अभिक्रिया के अंत में अपरिवर्तित रहता है, ठीक है। उत्प्रेरक अभिक्रिया के अंत में ज्यों का त्यों ही मिलेगा आपको, लेकिन यह अभिक्रिया की गतिविधि में भाग ले सकता है, याद रखिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे और क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री का ही है। हाइड्रोजनीकरण से आप क्या समझते हैं? इसका औद्योगिक अनुप्रयोग क्या है, ये चीज़ बताइए। तो हाइड्रोजनीकरण जो है वो उत्प्रेरक की उपस्थिति में, किसकी? उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन द्वारा असंतृप्त कार्बनिक यौगिक के अपचयन की क्रिया हाइड्रोजनीकरण कहलाती है। ध्यान से सुनेंगे बात को। उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन द्वारा, किसके द्वारा? हाइड्रोजन द्वारा असंतृप्त कार्बनिक यौगिक के अपचयन की क्रिया को हम क्या कहते हैं? असंतृप्त अगर मैंने कहा तो अनसैचुरेटेड, जो अगर मैंने केमिकल बॉन्ड कहा तो इसका मतलब क्या हो गया भाई साहब? CH2, मान लो कि मैंने ले लिया CH2, ये क्या हो गया? C2H4, यानी आपका हो गया एथीन। तो एथीन ये हो गया कि एथीन को C2H2, एथीन में जब हमने क्या किया, हाइड्रोजन के साथ H2 के साथ थोड़ा उत्प्रेरक PD डाल दिए तो ये टूट गया,
टूटने के बाद क्या बन गया देखिए भाई साहब, CH2 डबल बॉन्ड, CH2 डबल बॉन्ड है प्लस H2 है, तो टूटा, ये टूटेगा तो एक यहाँ पे प्लस, यहाँ पर भी प्लस, ठीक है। तो टूटेगा तो भाई एक, जब ये टूटेगा, ये हाइड्रोजन है ना, ये आप जितना मैंने क्वेश्चन पढ़ाया है उसका आप आंसर यहाँ से नोट करें आराम से। देखो थ्योरी आराम से, अगर आपने सुन कर नहीं लिख पाएँ तो आप नोट करने के लिए ये करें, लेकिन जो मैंने शॉर्ट में कराया है वही कोशिश करना कि लिखने के लिए, तो बेहतर होगा, क्योंकि ये तो थोड़ा लेंदी लिखा होगा, और मैंने जो बताया है वो थोड़ा शॉर्ट में है और बेहतर भी है, आपको समझने और लिखने में भी आसानी होगी। देख लो, चुंबकीय क्षेत्र वाला पढ़ाए थे, जो भी क्वेश्चन मैंने पढ़ाया आराम से लिखो, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर, ठीक है, ये सारे आपका था। उसके बाद दृष्टि दोष वाला एगो था। अच्छा एक मिनट रुक जाना, ठीक है, ये रहा यहाँ पे एक क्वेश्चन था निकट दृष्टि दोष वाला। उसके बाद आपका ये रहा, उसके बाद क्वेश्चन ये यहाँ पे आ जाइए, सब्जेक्टिव टाइप का, ये विभवांतर वाला क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर। उसके बाद रसायन शास्त्र में हम आएंगे, उत्प्रेरक किसे कहते हैं, मैंने जो बताया है वही लिखना, ठीक है। उत्प्रेरक वैसे लिखना चाहो तो यहाँ से भी नोट कर सकते हो तुम। हाइड्रोजनीकरण देख लो, हाइड्रोजनीकरण के बारे में मैंने बता दिया, तो आराम से लिखना, रोक के लिख लेना। सोना चांदी प्लेटिनियम के बारे में लिख लेना, रोक लेना और लिख लेना, ठीक है। उसके बाद आगे लिखना चाहो तो, और नहीं जो मैंने बताया वही लिख लो तो बेहतर है, सुन करके लिख लो। उसके बाद आप 11 नंबर क्वेश्चन जो मैंने बताया डॉट वाला, वो देख लो, क्वेश्चन लिख लो पहले तब आंसर लिखना सारे क्वेश्चनों का। उसके बाद ये देख लो 12 13 संयोजी इलेक्ट्रॉन के बारे में। उसके बाद आप लोग आएंगे डॉट, ये स्ट्रक्चर आराम से बनाना, कोई दिक्कत नहीं है, हड़बड़ी नहीं है, आराम से रुक के बनाना। मैं थोड़ा स्लाइड जल्दी कर रहा हूँ। उसके बाद आप लोग लास्ट क्वेश्चन मिश्र धातु बोला, तो ये लिख लेना। इस तरह से सारी चीज़ों को आप कॉपी में नोट कर लें और याद करके आएँ।